जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। निश्चित रूप से आपके इन शब्दों ने सभी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। यही कारण है कि सभी के मन में बहुत कुछ है आपसे साझा करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि बाद में आप आराम से बातचीत कर सकते हैं। सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले सत्र की ओर, जिसका शीर्षक है यूटिलाइजिंग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन इन रूरल प्लानिंग। और इसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मैम मीनाक्षी नेगी, जो मेंबर सेक्रेटरी हैं एनसीडब्ल्यू से। आपसे मैं अनुरोध करूँगी कृपया इस विषय पर आप प्रकाश डालें और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। एक मिनट। Let him lead. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी, मेरी यहाँ आई हुई एकत्रित बहनें जगह जगह से, अर्बन लोकल बॉडीज से, पंचायतों से, ज़िला पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट्स और अर्बन लोकल बॉडीज़ और जो नोडल ऑफिसर्स अलग अलग जगह से आए हैं, उन सब का मैं स्वागत करती हूँ। एनसीडब्ल्यू की जो टीम है, हमारे आदरणीय मेंबर्स हैं, मेरी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, द होल टीम विच हैज़ वर्कड, दैट्स माय हाइट, ओके, so the whole team which has worked day and night to make it a success, and most importantly the team from ICPS under the leadership of Seema Kaul ji, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो ये जो सत्र है, इस सत्र का नाम था बेसिकली आई वाज सपोज टू कम हियर एंड आप सबको आज क्या क्या हुआ उसका एक रिकैप करना था। बट सिंस वी आर अ बिट लेट इन द सेशंस, तो मैं ये करूँगी कि सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि आज इतने बड़े बड़े लोगों ने, स्पीकर्स ने आके इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें कही हैं थ्रू द स्टोरीज फ्रॉम गीता, महाभारत और कहाँ कहाँ से। तो मैं अपने भाषण को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी हियर। तो हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण करके इस तरह से, ताकि सभी को सब कुछ समझ में आए। तो ये छोटी सी कहानी है, ये भी शायद किसी उपनिषद से ली गई है, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक इट इज़ द कठोपनिषद। इसमें यह होता है कि 10 लोग हैं, वो एक नाव पे चढ़ के नदी के इस किनारे से उस किनारे उनको जाना है। अब वो 10 लोग नाव पे चढ़ते हैं और उस किनारे चले जाते हैं। जब उस किनारे उतरते हैं तो सोचते हैं कि लेट अस काउंट, हमें गिनना चाहिए 10 के 10 यहाँ आए कि नहीं। तो एक आदमी गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9 ही लोग हैं, where is the 10th person? The story is called the 10th man. तो अब वो सोचता है 9 ही लोग हैं, तो वो रोने होने लगता है, अपने साथियों को कहता है कि भाई यहाँ तो 9 ही लोग पहुँचे हैं, हम तो 10 थे। तो वो साथी कहता है कि अच्छा, साथी भी गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हाँ, ये तो 9 ही हैं। बैठ के सब लोग रोने लगते हैं कि 10 लोग लेके चले थे, नदी में एक डूब गया। तो while they were crying and lamenting, there is a wise person, जो वहाँ से कोई आदमी, जिसको कोई जानकार व्यक्ति वहाँ से गुजरता है, उनको देखता है
और वो तो देख लेता है कि ये 10 हैं, पर जाता है उनके पास, कहता है कि क्यों रो रहे हो भाई? तो वो कहते हैं कि ऐसा हुआ, हम लोग 10 लोग चढ़े थे नाव पे, और जब इस पार आए हैं तो देखते हैं कि 9 ही लोग बचे हैं, एक हमारा भाई डूब गया, हम इसलिए रो रहे हैं। तो ये जो वाइज मैन था उसने देखा 10 हैं, बोलता है चलो तुम गिनो, मैं 10वें आदमी को यहाँ लाता हूँ, तुम गिनना शुरू करो। तो एक आदमी से कहता है, तो वो जो उनका लीडर था उस ग्रुप का, वो गिनना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहता है 9 है, फिर वो उसकी उंगली ऐसे करता है, कहता है ये है 10। तो इस कहानी का सार ये, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे अरे 10 लोग हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि ओ ये वाइज मैन ने 10 लोग वापस लाए, नहीं 9 ही बचे थे, लेकिन वाइज मैन के वजह से 10 वापस आ गए। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? दैट वी नेवर काउंट आवरसेल्व्स। ओके, तो ये जो है ये उपनिषद का पुराना, बेसिकली इट इज द रूट ऑफ ऑल उपनिषद्स कि यू लुक एट योर सेल्फ इज एवरीथिंग। उस कहानी उसको समझाने के लिए कहानी है, लेकिन आज के सत्र के लिए ये कहानी इसलिए लागू होती है कि औरत, महिला यूजुअली अपने आप को नहीं गिनती है। किसी भी फैमिली में आप जाइए तो उसका जो पूरा आउटलुक होता है वो होता है अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, बच्चे, हस्बैंड, उन सब के तरफ इतना उसका कंसंट्रेशन रहता है कि वो अपनी तरफ नहीं देख पाती है। तो इस तरह के सत्र से हम लोग यही बेसिकली बताना चाह रहे हैं दुनिया को और अपने आप को भी कि नारी इतनी सक्षम है, महिला इतनी सक्षम है। हमको सिर्फ अपने आप को देख के, वो जो 10th मैन है, वी आर द 10th मैन, 10th वुमन, 10th पर्सन, जो कि बहुत कुछ सक्षम है और बहुत कुछ कर सकती है और बहुत कुछ हम करने की योग्यता रखते हैं। ये तो हुई कहानी की बात, ये हुई हमारी आज के जो सत्र है उसकी बात की। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जानने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्चुअली इसमें यह भी था कि हम लोग देखें कहाँ कहाँ हमको बैठना है। और आदरणीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि वो तो बेचारे मंत्री बन के यहाँ आए, मतलब एमपी बन के यहाँ आने का सौभाग्य मिला। आप लोग को तो ज़िला पंचायत और ग्राम पंचायत में ही इलेक्शन जीतने के बाद आप यहाँ आए हो, तो इसका एक्सपोजर कराना है। आप इधर देखिए, क्योंकि कल को जब आप यहाँ आएँ, एक्चुअली चुनाव में जीत कर यहाँ आएँ, तो आपको पता रहे कि क्या करना है, कहाँ जाना है, सब कुछ। तो दैट इज़ द पर्पस। तो ये तो हुई आज के सत्र की बात। यहाँ बहुत बहुत बातें हुई हैं, उनके बारे में जो पहले वाले स्पीकर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ बताया, योजनाओं के बारे में बताया, लॉ के बारे में बताया। अब लॉ के बारे में तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन संविधान को अगर यहाँ पर, एंड वी आर वेरी लकी कि ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर लिखा है, देखिए कि दिस इज द हॉल वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट, तो इट्स अ हिस्टोरिक प्लेस। तो आज हम लोग यहाँ हैं, और जो संविधान के निर्माता थे जिन्होंने ये सोच रखी, जिन्होंने महिलाओं और पुरुषों सभी को बराबर अधिकार दिया संविधान में, तो जब बराबर अधिकार है तो फिर आरक्षण क्यों चाहिए? जब संविधान हमको बराबर अधिकार देता है, महिलाओं को, पुरुषों को, किसी भी देश के किसी भी तबके को अगर बराबर अधिकार देता है, तो फिर क्यों हमको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? क्योंकि संविधान में ही लिखा है, आप पढ़ें तो उसमें उसी में लिखा है कि भाई जो देश को ऐसे भी नियम कानून बनाने चाहिए कि जो लोग सक्षम नहीं हैं उनको उस सक्षम लेवल तक लाने के लिए स्पेशल नियम कानून बनेगा। सो देयर इज अ सेइंग ऑल्सो कि इक्वालिटी इज नॉट ओनली इन ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली बट ऑल्सो ट्रीटिंग अनइक्वल्स अनइक्वली, राइट? दैट इज इक्वालिटी। मतलब जो इक्वल है उनको इक्वल ट्रीट करो, जो इक्वल नहीं है उनको, जो अनइक्वल है उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाए, तभी तो इक्वालिटी होगी ना। तो ये इसी सोच के पीछे जो है, हमारे संविधान के पीछे यही सोच है। इसलिए महिलाओं के लिए खास नियम लाए गए हैं, योजनाएं लाई गई हैं, जिनके बारे में मेरे से पहले आए हुए स्पीकर्स ने भी बात की है। जहाँ तक महिला आयोग की बात है, वो हमारी अध्यक्षा महोदया बाद में उसके बारे में विस्तार से बताएंगी कि व्हाट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज, व्हाट वी डू, वो बताएंगी।
आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। इस सत्र का नाम अगर आपने देखा, इस सेशन का नाम है GIS। GIS बहुत लोग इधर समझते होंगे, जो नहीं समझते हैं उनको बहुत आसानी से मैं समझा देती हूँ। आपके पास स्मार्टफोन होता है, आप उसको खोलते हो, आपको अगर यहाँ से कनॉट प्लेस जाना है तो आप उसमें कनॉट प्लेस टाइप करते हो और कोई आवाज़ आपको वहाँ तक ले जाती है कि आप यहाँ से राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, सीधे जाओ, कैसे जाओ, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जो हमारे सैटेलाइट्स हैं आसमान में, उन सैटेलाइट से जो सिग्नल्स आते हैं उसी के बेसिस पे ये मैप्स बनते हैं, उसी के बेसिस पे नेविगेशन सिस्टम्स बनते हैं, उसी के बेस पे। तो ऐसा नहीं है कि GIS इज सम ग्रेट साइंस। इट इज़ ग्रेट साइंस बट इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। हम सभी उसका यूज़ करते हैं आज के दिन भी। और आप लोग के लिए क्यों ये सत्र हमने स्पेशली रखा है? क्योंकि आप लोग जब रूरल प्लानिंग करते हैं, इसका सेशन का नाम ही है GIS फॉर रूरल प्लानिंग। तो जब प्लानिंग करते हैं तो कहाँ से रोड जानी चाहिए, कहाँ से पानी आता है, कहाँ से पुराने रास्ते थे, ये सब हमारे पास मौजूद है, मैप्स में मौजूद हैं। पर इसमें क्या होता है ना, अलग अलग मैप में अलग अलग चीज़। आप जो ग्राम पंचायत में काम कर चुके हैं, आपको पता है कि अगर आपको गांव का पोड़, इन कर्नाटका इट्स कॉल्ड पोड़, दूसरी जगह जब हद बस्त होती है, जब आपकी ज़मीन का कहाँ पर ख़त्म होता है, कहाँ से दूसरे की ज़मीन शुरू होती है, ये सब जब आपको देखना होता है तो एक नक्शा होता है। आपने देखा होगा ना, एक नक्शा होता है हर ग्राम पंचायत में और हर ग्राम का एक नक्शा होता है। तो उस नक्शे में साफ साफ दिखता है कि कहाँ पर खेत है, कहाँ पर ज़मीन कैसी है, कहाँ पर नाला बहता है, कहाँ पर ये होता है। एक तो वो नक्शा है। उसके बाद हमारी साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि आज के दिन हम दिखा सकते हैं कि किस गांव में कहाँ पर ज़मीनी जल कितना है, आज हमारा ज़मीनी जल की गहराई कितनी है, कौन से इलाकों में कितना है, या कहाँ से नदियाँ बहती हैं और कहाँ से उनका स्रोत है और कहाँ जाती हैं, ये सब भी हमको दिख सकता है। लेकिन आपके गांव के नक्शे के ऊपर वो नक्शा रखना है, फिर उस नक्शे के ऊपर एक और नक्शा आएगा जिसमें कि जल के स्रोत होंगे, उसके ऊपर एक और नक्शा आएगा जिसमें कि सड़कें कहाँ जाती हैं, वो सब। तो इन सब लेयर्स को मिला के जो बनेगा वो दैट इज़ GIS, जो हमारे GIS एक्सपर्ट्स वहाँ के बताएंगे। बट आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, बिकॉज इफ इट इज़ वेरी साइंटिफिक देन प्रॉब्ली इट वोंट। सो आई जस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि हमने गांव पे काम किया है, हमने भी ज़िला पंचायत, ग्राम पंचायत, सब जगह काम किया है, और काम करते वक्त हमको ये सब समस्याएं आई हैं। खासकर जब ये देखना होता है कि यहाँ पर गांव की हद खत्म हुई है और जंगल की हद। फॉर एग्जांपल, ये जंगल कहाँ खत्म होता है और गांव कहाँ शुरू होता है, इसी के ऊपर बहुत बहस होती रहती है। गांव में कितने सालों तक ये नहीं मतलब कर पाते हैं, ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कहाँ से जंगल की हद शुरू है और कहाँ पर गांव की हद खत्म होती है। इस सब के लिए हमारा ये टूल है, GIS टूल, क्योंकि सब कुछ मैप्ड है। आज के दिन सब कुछ मैप्ड है और हमारे सैटेलाइट्स हर समय ऊपर घूमते रहते हैं, हर समय नए मैप्स जनरेट करते रहते हैं, हर सीजन में, हर टाइम पर हमारे पास मैप्स रहते हैं। तो उनके बेसिस पे आपको कैसी प्लानिंग, आपके क्या काम की आएगी वो प्लानिंग। आपने माना आपके पास कुछ पैसा आया ग्राम पंचायत में या ज़िला पंचायत में, सड़क बनानी है, सड़क बनाने का पैसा आया। अब कहाँ सड़क बनानी है, कैसे जाएगी, आप कोई इंजीनियर आपको बताएगा कि देखो ऐसा है, यहाँ से बनाएंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नॉलेज रहेगा कि GIS कैसे यूज़ होता है, सिंपल है, आजकल तो बहुत ही आसान हो गया है। फ्री में भी ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसमें कि आप GIS यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आप लोगों को कोई मतलब ऐसा नहीं समझ सकता है कि आपको आता नहीं है, ठीक है ना, आता नहीं है इसलिए कोई कुछ भी सिखा देगा, यहाँ से सड़क जाएगी, यहाँ से नाला जाएगा तो हम सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग ही उस सॉफ्टवेयर पे बैठ के देख सकते हैं कि सड़क अगर यहाँ से जाएगी तो किस किस की ज़मीन जाएगी, सड़क अगर उधर से आएगी तो कौन से क्या बोलते हैं, गांव में जो नाले होते हैं या नदियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो सब होता है। तो वो सब बताने के लिए हमारी टीम है यहाँ पर, वो बताएंगे आपको। और इसके बाद हम इसको बड़े पैमाने पे ले जाना चाहते हैं। स्पेशली आई वांट टू रिक्वेस्ट द नोडल ऑफिसर्स हु आर हियर टू टेक दिस सीरियसली, एंड परहैप्स you are the ones who can take the lead in your own training institutes, having these kinds of trainings for women at the grassroots, so that आप लोग
इस ट्रेनिंग को बढ़ाएंगे तभी होगा, ये नहीं कि 500 लोगों को बता दिया और हो गया। मतलब यहाँ तो हम पहल कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, और बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके थ्रू ये हो सकता है। तो ये तो हो गई इस सत्र की बात। अब राष्ट्रीय महिला आयोग का यहाँ कहाँ पर काम है? मैम, द नेक्स्ट सेशन आई हैव इसका अब इसके बारे में बताएंगे। मैं एक श्लोक से अपना ये वक्तव्य ख़त्म करती हूँ। ये मैंने पहले भी शायद कभी कहा है, कुछ कुछ बहनों ने सुना भी होगा। ये एक है कि आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमनम औषधम, ना अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। मतलब कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र में उपयोग ना हो सके, हर अक्षर का मंत्र बन सकता है। नास्ति मूलमनम औषधम मतलब कोई भी मूल मतलब जड़ होती है, कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो औषधि ना बन सके, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई भी मनुष्य बेकार नहीं होता, हर मनुष्य में कुछ ना कुछ खूबी होती है। तो जिस प्रकार अक्षर को मंत्र बनाने में कोई होता है, जिस प्रकार जड़ की औषधि बनती है, और जिस प्रकार मनुष्य अयोग्य तो होता नहीं है, योग्य मनुष्य की योग्यता जो कोई बाहर लाता है, तो ये सब है। लेकिन कमी किसकी है? उस योजक तत्र दुर्लभ। योजक मीन्स जॉइन, जो जॉइन करता है, जो इन दोनों को साथ में लाता है, वो दुर्लभ है। वो एक चीज या इंसान या वो कोई भी हो सकता है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारत की अगर प्रगति करनी है और इस तरह के नए नए टेक्नोलॉजी और टूल्स के साथ करनी है, तो आप लोग वो योजक हैं। आप लोग, बिकॉज यू आर द women who have been elected, you are the women who are at the grassroots, जिनको grassroots की समझ है कि वहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है। तो आप वो योजक बनिए जो कि यहाँ से टेक्नोलॉजी लें, कहीं से स्कीम्स लें, कहीं से सीख लें, और अपने अपने गांव को और फाइनली राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। तो मुझे ये 2 शब्द कहने के लिए अवकाश दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पेशेंटली आपने सुना। एंड नाउ आईड लाइक टू रिक्वेस्ट, आई थिंक डॉक्टर कुलकर्णी, जो इस स्कीम के बारे में आपको थोड़ा और बताएंगे। थैंक यू। आदित्य कुलकर्णी, राइट? जयंत कुलकर्णी। बिल्कुल, खुद को सशक्त करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद मैम इन शब्दों के लिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और इसी के साथ मैं सादर अनुरोध करूंगी डॉक्टर जयंत कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी मुंबई से हमारे बीच आज मौजूद हैं, कि आप यूटिलाइजिंग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन इन रूरल प्लानिंग विषय पर अपनी बात रखें। नमस्कार। भारतीय संसद के मध्यवर्ती सभागृह में संपन्न होने वाले इस अनोखे कार्यक्रम के आयोजक, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री रेखा जी शर्मा, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज की श्रीमती सीमा कौल, संसद सचिवालय के तथा दोनों संस्थाओं के शीर्षस्थ अधिकारी, मैं अभी आप सभी की तरफ से इन दोनों संस्थाओं का मन से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने देश की पंचायत स्तर पर काम करने वाली महिलाओं को पार्लियामेंट में तक आने का मौका दिया है। अपने आप में यह एक अनोखा कार्यक्रम मुझे महसूस हो रहा है। जिस खुशी, जिस प्रसन्नता का अनुभव रेखा जी मैं सुबह से देख रहा हूं, एक सपना रहता है शायद हम पार्लियामेंट देख पाएंगे, यहां देखने के दूर हम बैठ लगने लगे हैं यहां। मुझे बहुत खुशी है कि ये महिलाओं को आपने ये मौका दिया है। रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी जिस संस्था का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं,
महिला सशक्तिकरण उतना ही नहीं, समाज के हर एक वर्गों का सशक्तिकरण, सक्षमीकरण करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ, विभिन्न शासकीय समूहों के साथ हम काम करते हैं, जिसमें महिला आयोग भी गत कुछ सालों से शामिल है। महिला आयोग को ती मूल उद्देश्य है महिलाओं को जी शिकायत आती है महिलाओं की, उसका निराकरण करना, महिलाओं की जो शिकायत आती है उसके लिए हल ढूंढना, सुचारू तरीके से एक सुव्यवस्था उत्पन्न करना, लेकिन उसके साथ जो एक सकारात्मक प्रस्ताव महिला आयोग लेकर संस्थाओं के पास जा रही है कि न्याय प्रस्थापित करना, यह तो मूल उद्देश्य है ही, लेकिन उसके साथ नारी शक्ति का सक्षमीकरण करना, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस काम के लिए महिला आयोग हर एक राज्य में हर एक संस्था के लिए जुड़ जाती है। स्थानिक संस्थाओं को सहायता लेके महिला आयोग अपना प्रशिक्षण का कार्यक्रम आगे लेके जा रही है। प्रबोधिनी को भी उन्होंने महाराष्ट्र और कई राज्यों में चुना है। और प्रबोधन, प्रशिक्षण, संशोधन, ये हमारा भी काम का त्रिसूत्री रहने के लिए हम इस उद्देश्य के साथ जुड़ गए हैं। यहां जिक्र हुआ कल्पना चावला का, सुनीता विलियम का। मुझे पता है, मैं कॉलेज में पढ़ाता था और जब नाम निकला कल्पना चावला का तो पूरा विश्व अभिमान से देख रहा था। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली ये महिला यात्री भारत की है, हरियाणा की है। हम भी देख रहे थे, आप सभी भी देख रहे थे, लेकिन हमें तब लग रहा था कल्पना चावला नासा से जुड़ी है, ये नासा का एक कार्यक्रम है और नासा उसको अंतरिक्ष में लेके जा रही है। सुनीता विलियम के बाद भी हमें चला ये तो नासा की बात है, हम तो डेवलपिंग कंट्री है, विकसनशील देश है, हमारे यहां कहां ऐसे होने वाला है। करते करते हम लोग चांद्रयान, मंगलयान तक आने लगे और जब इसरो की महिलाएं अपने डेस्क के बैठ के संचालन करती देखी तो हमें गर्व महसूस हुआ कि भारतीय महिला भी चांद्रयान, चांद तक पहुंचा जा रही है। ये अंतरिक्ष जो हमारे मुट्ठी में आया है, ये जो सैटेलाइट मंडराते रहते हैं, विभिन्न कक्षाओं में मंडराते रहते हैं, वो सैटेलाइट अभी दूर की बात नहीं है, वो अभी यूरोप अमेरिका की बात नहीं है, वो अभी दूर अंतरिक्ष की बात नहीं है, वो तो अभी भारतवर्ष की बात है, मेरे गांव की बात है, मेरे घर की बात है, मेरे आंगन की बात है। आज हम लोग यहां आए, मुझे पता है जब आते समय हमारी जेब से, हमारी पर्सों से, बैग से मोबाइल निकलने के लिए कहा गया। मोबाइल रखते समय मुझे पता है आप सबको ऐसा महसूस होता हुआ कि जैसे मैं बेटा और बेटी को छोड़ रही है। इतना विभिन्न अंग बन गया है हमारे आयु का। यहां बैठे बैठे मैं देख रहा हूं, मैं भी 10-12 बार मेरे जेब में हाथ डाले, मोबाइल कहां गया। एक विभिन्न हिस्सा बन गया है हमारे आयु का मोबाइल। सोचिए, जिनकी उम्र अभी 50 साल की है, 2000 साल में आपने कभी सोचा था कि एक यंत्र आपके आयु का इतना अविभाज्य भाग बनता है? कभी सोचा भी नहीं था हमने। मैं कॉलेज में था तो हम लोग जुलूस निकालते थे कभी कभी, अभी संगणकीकरण हो जाएगा, कंप्यूटर आ जाएंगे, हमारी नौकरियां चली जाएगी। संगणकीकरण हो गया, संगणक आ गया, हमारे ऑफिस में आ गया, रेलवे स्टेशन में आ गया, पोस्ट ऑफिस में आ गया, हमारे घर में आ गया, हमारे टेबल में आ गया और रेसिपी लेके हमारे किचन में भी आ गया है। यह बात है 80 की। 90 की बात है, फोन करना है, मैसेज देना है तो टेलीग्राम करना पड़ता था, नहीं तो ट्रंक कॉल लगना पड़ता था। कई अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में, टेलीफोन ऑफिस में कॉल दर्ज कीजिए, ट्रंक कॉल करने के लिए 10-10 घंटे का प्रतीक्षा करना पड़ता था। एसटीडी बूथ आ गए और संपर्क क्रांति बन गई। ये 90 की साल की कहानी है, हिस्सा बन गई, संपर्क बहुत आसान हो गया। 2000 साल से आगे पहले पेजर,
बाद में छोटा सा फोन और बाद में स्मार्टफोन हमारे घर का सदस्य बन गया है कि चाहे ऑक्सीजन मिले ना मिले हम जिंदा रख सकते, लेकिन मोबाइल दूर गया तो जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। तकनीकी क्रांति जो होती है ना, वो ऐसी होती है। कंप्यूटर के बाद, संपर्क क्रांति के बाद, स्मार्टफोन क्रांति के बाद अभी हम लोग ऐसे चौराहे पे खड़े हैं, अभी अंतरिक्ष हमारे आयु का अविभाज्य भाग बनने वाला है। ये पहले समझने का काम जनप्रतिनिधियों का, यानी आप सब लोगों का है। ये हमारे आयु का भाग बनना चाहिए। जैसे बताया गया सुश्री मीनाक्षी नेगी साहब ने कि आपको खेती का संचालन करना है, पता नहीं कौन सी खेती में कौन सी फसल खड़ी है, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको बताया जाएगा कि मेरी खेती में ये फसल है, आपको जगह पे जाके परीक्षण करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सैटेलाइट के जरिए देखती है तो आपको तुरंत पता चलेगा कौन से खेती में कौन सी फसल कितने दिन तक उग चुकी है, तुरंत पता चलेगा। मालगी प्रबोधिनी ने महिला आयोग से अनुमति ली कि हमारे पास जो सक्षमीकरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं उसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं ये सेशन को। महिला आयोग ने हमें तुरंत अनुमति दी और गत साल से 600-700 महिलाओं को हमने ट्रेन किया है। हर एक ट्रेनिंग सेशन में हमने हमारे जो युवा अभियंता है अद्वैत और आदित्य, उनसे आग्रह किया कि आपने जो पढ़ा है, आप जो तंत्रज्ञान लेके समाज में जा रहे हो, वो तंत्रज्ञान हमारे महिला प्रतिनिधियों के सामने रखो। और मुझे प्रसन्नता की बात यह है कि यह सेशन सबसे पॉपुलर सेशन हमारे ट्रेनिंग सेशन में रहा, जब महिलाओं को पता चला उनके तालाब में कितना पानी है और सूखा कितना दम तक रहेगा। यह सब तकनीकी जो प्रणाली है, वो तकनीकी प्रणाली हमें आत्मसात करनी पड़ेगी, तभी हमारे सक्षमीकरण को कुछ अर्थ आ जाएगा, तभी हमारा सक्षमीकरण कुछ मीनिंगफुल हो जाएगा। मीनाक्षी जी ने जो आपके सामने रखा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे सहकारी, मेरे मित्र अभी आपके सामने रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है कि एक पृष्ठभूमि तैयार करना मेरा काम था। प्रबोधिनी अपने परिसर में संशोधन का काम करती है, प्रशिक्षण का काम करती है। जो चुनकर जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रशिक्षण निरंतर चलता है। इसी का हिस्सा बना के हमने ये सैटेलाइट इन योर हैंड, उपग्रह आपने मुट्ठी में, ये प्रशिक्षण योजना महिला प्रतिनिधियों के लिए बनाई है, जिसको लेके हम महिला सक्षमीकरण के प्रयास में शामिल हुए। बहुत ही अच्छा प्रतिसाद हमें मिला। यह बात रखने के लिए मुझे अनुमति दी, महिला आयोग का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अच्छा वक्ता जिससे बोलते हैं उसे क्या बोलना है ये तो पता होना चाहिए, लेकिन कितना बोलना है ये उससे ज्यादा पता होना चाहिए। मेरे हाथ में तो घड़ी नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से मुझे लगता है कि दिस इज इनफ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा सादर अनुरोध अद्वैत कुलकर्णी जी से, जो वसुंधरा जियो टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं, कि वे अपनी बात रखें। शीर्षक है यूटिलाइजिंग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन इन रूरल प्लानिंग। सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं अद्वैत कुलकर्णी, संचालक वसुंधरा जियो टेक्नोलॉजीज और अर्थसाइट फाउंडेशन। सच कहूँ तो थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि ऐसे अनूठे वर्क के सामने जीआईएस की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ये टेक्नोलॉजी के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि फाइनली वी आर मेकिंग प्रोग्रेस एंड वी आर रीचिंग द ग्रास रूट। ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है टेक्नोलॉजी के लिए और हम जैसे टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। जैन सर ने और नेगी मैम ने रियली मेरा बहुत काम आसान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आपको रियल एग्जाम्पल्स ऑलरेडी बता दिए हैं। तो मैं तो और
थोड़ी डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा। इस सदन में मेरा छोटा सा एक स्लॉट रखने के लिए और इस सदन में आकर इस सदन में 2 शब्द मुझे बात करने के लिए, ये अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और उस माँ साइंस का भी धन्यवाद जिसके हम विद्यार्थी हैं और उसको लेके हम उसके हाथ पकड़ के यहाँ तक आ गए। सो उन सब का मेरे गुरुजनों का धन्यवाद। हम सुबह से बात कर रहे हैं कि सशक्तिकरण की जब बात होती है तो इकोनॉमिक सशक्तिकरण आ गई, पॉलिटिकल सशक्तिकरण आ गई, सोशल सशक्तिकरण आ गई, लेकिन मेरे पहले के 2 स्पीकर्स ने आपसे ये भी बात किया है कि टेक्नोलॉजिकल सशक्तिकरण भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और होनी भी चाहिए, और वो ग्रास रूट से ही आएगी। तो इस टेक्नोलॉजी सशक्तिकरण का एक अभिन्न अंग होगा सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग जिसको कहते हैं। आप सभी ने चंद्रयान के टाइम या कई और प्रोग्राम्स के टाइम पे ये देखा होगा कि इसरो कौन से लेवल पे काम करी है। इसरो का ही सिर्फ एग्जांपल लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो इसरो कौन से लेवल पे काम कर रही है और एजेंसियां कौन से लेवल पे काम कर रही है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। लेकिन हम शायद ये भूल रहे हैं कि अब तक जो इन एजेंसियों ने काम किया है ये हमारे लिए काम किया है। जो डेटा कलेक्ट हुआ है, जो डेटा अवेलेबल हुआ है, वो सब हमारे लिए हुआ है। लेकिन फ़र्क इतना है कि हम सब वो डेटा कहाँ है, उसको यूज़ कैसे करना है, ये नहीं जानते, और यही पहल करना इस सारे कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। आप सब ने स्वामित्व प्रोग्राम का नाम सुना है? स्वामित्व के बारे में जानते हैं हम सब? स्वामित्व प्रोग्राम के बारे में सुना है आप सब ने? अच्छा, स्वामित्व मैं जस्ट बता देता हूँ स्वामित्व क्या है। स्वामित्व मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का एक प्रोग्राम है जहाँ पे ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ। मेरे ख्याल से गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये पायलट लेवल पे स्टेट सिलेक्ट हुए जहाँ पे ड्रोन्स बहुत ज़्यादा फ्लाई हुए अपने अपने गाँव में। महाराष्ट्र के लोग जो हैं, क्या आपने स्वामित्व के बारे में सुना है? या इवन गुजरात के लोगों ने भी सुना होगा। एनीवे, तो गाँव में ड्रोन्स फ्लाई हुए और पूरे अपने गांव का नक्शा बनाते हुए जैसे अभी भी बात चल रही थी, बहुत लेवल्स पे नक्शे बने और वो अभी सारे अवेलेबल हो रहे हैं। ये कहाँ अवेलेबल हो रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ग्राम मानचित्र नाम की एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल किए हैं। ये एक पोर्टल अवेलेबल है जो फ्रीली ओपनली अवेलेबल है। उस ग्राम मानचित्र, अगर कोई नोट कर रहा है, मैं देख रहा हूँ नोट हो रहा है, ग्राम मानचित्र इस पोर्टल का नाम है। आपको अभी जाके देखना है, जब आपके मोबाइल्स आपके वापस हाथ में मिलेंगे तो आप देख सकते हैं, आपके गांव को आप ढूंढ सकते हैं और आपके गांव का डेटा आपको वहीं पे मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी को पैसे देने की जरूरत है। ये काफी पहल हो चुकी है और डेटा काफी अवेलेबल हो रहा है। ये डेटा हम यूटिलाइज कैसे करेंगे? तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब हम उस सारी चीजों के बारे में जानते हो, एटलीस्ट थोड़ी जानकारी रखते हो, ताकि हमारी कोई दिशा भूल ना कर पाए, ताकि एटलीस्ट इतनी तो लेवल आ जाए कि ठीक है, हम जानते हैं आप क्या कह रहे हैं, आप हमें कुछ चांद तारों की बातें मत समझाइए। ये सारी डेटा स्टैक अवेलेबल है। सैटेलाइट्स ओपन सोर्स हो रहे हैं, आपने अभी देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार थोड़ा सा सर्च करिए। NRSC नाम की एक इंस्टीट्यूट होती है, नेशनल रिमोट सेंसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक इसरो का ही अंग है जो इसरो के सारे डेटा सेट अवेलेबल करवाता है। NRSC ने अभी 5 मीटर तक की, यानी वेरी हाई रेजोल्यूशन डेटा सेट को फ्रीली अवेलेबल करा है। अब जब हम एज टेक्नोलॉजिस्ट देखते हैं इस चीज को, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, क्योंकि एक डेटा सेट जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों रुपए लगते हैं इस डेटा को बनाने के लिए, करोड़ों रुपए लगते हैं इस डेटा को अर्थ पे लाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसका पोस्ट प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारा पैसा लग जाता है, बहुत एफर्ट लग जाता है। उस सारे डेटा को फ्रीली अवेलेबल करवाना, इससे ज्यादा रेवोल्यूशनरी काम मेरे ख्याल से इंडियन जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में आज तक नहीं हुआ है। तो वो दैट इज अवेलेबल फॉर यू राइट नाउ। इन सारी चीजों को आप एक रात में नहीं सीख सकते। देयर हैव बीन पीपल लाइक अस हु हैव गिवन देयर लाइव्स फॉर दिस, बट हम आपको मदद इस प्रकार कर सकते हैं कि छोटे वर्कशॉप्स, छोटे सेमिनार्स, इनके थ्रू आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज, इतने लेवल तक तो नॉलेज आपको डेफिनेटली दे सकते हैं कि आप आगे चल के आपकी बेसिक प्लानिंग आपके आप लेवल पे चलती रहे। देन आगे बढ़ के अगर कभी
एक्सपर्ट्स की बात आती है तब एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल अक्रॉस द नेशन। इन सारी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट कहाँ है? इम्पैक्ट एग्रीकल्चर में है, राइट? अभी हमने सुना कि मेरी फसल कितनी आई है, नहीं आई है, अगर डिजास्टर की वजह से, फ्लड्स की वजह से मेरी फसल को कोई इफेक्ट हुआ है तो वो कितना हुआ है मुझे पहले एफआईआर करने के पहले ही पता होगा, और मेरे हाथ में पुख्ता आपके हाथ में यू विल हैव प्रूफ, राइट, कि इतना हुआ था, इतना मेरी पहली फसल थी, फ्लड के वजह से पानी इतना अंदर आया और मेरा इतना क्रॉप लॉस हुआ। हमारी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जो ताडोबा फॉरेस्ट रिजर्व है महाराष्ट्र में। ताडोबा फॉरेस्ट रिजर्व की अभी थोड़ी ना चैलेंज ऐसी चल रही है कि जो टाइगर्स हैं ताडोबा के टाइगर्स अभी थोड़ा बफर एरिया में, जो फॉरेस्ट से उनका जो कोर एरिया होता है टाइगर्स के घूमने का, उससे थोड़ा बाहर घूमने लगने लगे हैं। तो जब टाइगर बाहर घूमने लग जाता है तो सोचिए क्यों बाहर घूमने लग जाता है, क्योंकि टाइगर जिसको खाता है एट द एंड ऑफ द डे, नील गाय हो या हिरन हो, वो हिरन बाहर आने लग गए हैं। उनका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे फसल जो है रेडी है हार्वेस्ट से पहले उनको अटैक करने के लिए, राइट? सो नील गाय हो या गायें हो या हिरन हो, ये खड़ी फसल को खाते हैं। जब खड़ी फसल खाते हैं तो ऑब्वियसली वो क्रॉप लॉस हो गया, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाते हैं। एक तो उस किसान का क्रॉप जो था वो लॉस हो गया, तो वहां पे उसको इकोनॉमिक लॉस हो गया या एफर्ट का लॉस हो गया, और दूसरी चीज, क्योंकि हिरन और नीलगाय बाहर आ रहा है, उसके पीछे टाइगर भी बाहर आ रहा है, तो इट इज डायरेक्टली ह्यूमन लॉस भी हो रहा है, क्योंकि टाइगर इज नाउ इन विलेजेस। जहां पे गांव थे वहां पे टाइगर घूमने लग गया है। तो इन सारी एरियाज को, इन सारे प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए डेली रिविजिट पर आपको मैं बता दूं कि हमने एक प्रोग्राम रन किया था ताडोबा में, जहां सैटेलाइट इमेजेस हम डेली कलेक्ट कर रहे थे। सो एवरी डे 8 अक्टूबर को हमने कलेक्ट किया, 9 अक्टूबर को हमने कलेक्ट किया, 10 अक्टूबर को हमने कलेक्ट किया। ऐसे हमने 4 महीना डेली डेटा कलेक्ट किया, और इसमें जब ग्राउंड से हमें रिपोर्ट आता था कि आज की रात क्रॉप पे अटैक हुआ, कल की रात उसके पहले की रात क्रॉप पे अटैक हुआ, तब इमीडिएटली वी वर एबल टू लुक कि एक्चुअली में अटैक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे दिन के सैटेलाइट इमेज में क्लियरली दिख जाता था। उसका इंपैक्ट क्या हुआ? एफआईआर्स और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जिसको क्विक रिस्पॉन्स कहते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को पहले ही हाथ में डेटा था कि कहां पे जाके रिस्पॉन्ड करना है, कहां पे जाके रिलीफ देना है, या कहां पे जाके प्रोटेक्टिव कुछ करना है ताकि टाइगर अंदर ना आ जाए विलेज के। सो बिकॉज डेली डेटा वाज अवेलेबल, हर रोज डेटा लेने में पॉसिबिलिटी थी, टेक्नोलॉजी इज केपेबल ऑफ दैट राइट नाउ। आई थिंक इन 2 सालों में टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो बी केपेबल ऑफ टेकिंग डेटा एवरी 1 आवर। सो हर 1 घंटे में सैटेलाइट डेटा भी अवेलेबल होगा इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। वो सारा डेटा भी आपके लिए अवेलेबल होगा। लिमिटेशन है तो वो आपके इमेजिनेशन की, लिमिटेशन है तो वो आपके एनालिसिस की, लिमिटेशन है तो वो आपके जानने की ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। ये सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, इन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं, ये आपके लिए भी उतनी ही अवेलेबल है जितनी आर्मी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए अवेलेबल है। एक छोटी सी बात है कि हम जब वसुंधरा में काम करते हैं या फिर अर्थसाइट में भी जब काम करते हैं तो वी वर्क विथ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। हम लोग डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं और किसी के साथ काम करते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस में क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कि कोई घूसखोरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरी सीमाओं की अभी सिचुएशन क्या है, इसके लिए डायरेक्टली आप सैटेलाइट से डेटा ले सकते हैं। बट क्या आप सोच सकते हैं कि यही डेटा जो आर्मी यूज कर रही है, यही डेटा तो आपके गांव में भी यूज हो रहा है। आप ये देख पाते हैं कि मेरा गांव कैसे बढ़ रहा है या मेरा सिटी कैसे बढ़ रहा है, कहां पे नया कंस्ट्रक्शन आ रहा है, कहां पे नई सड़क बनाने की जरूरत है, कहां पे मुझे बजटिंग करने की जरूरत है, कहां पे मुझे पानी की बजटिंग करने की जरूरत है। सो इन सारे एप्लीकेशंस में सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लगने में शब्द बहुत बड़े हैं, डरावने हैं। डरावने होने की जरूरत नहीं है, ये सब आप ही के लिए बनाया गया है। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में हम जो काम कर रहे हैं तो पूरे मार्केट का अब एक ही मोटिवेशन है कि सारा चीज यूजर फ्रेंडली होना है। अगर यूजर फ्रेंडली मुझे बनाना है और इंडिया में मुझे रेलेवेंट काम करना है तो मुझे ग्रास रूट के साथ काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, और देयर इज नो लॉजिकल वे। अगर इंडिया का ग्रास रूट
डेवलप नहीं होता टेक्नोलॉजिकली, तो टेक्नोलॉजी पे प्रेशर कोई और नहीं डालेगा. सिंपल सी बात है. वी कीप डिस्कसिंग दिस at the highest level in ISRO also. So चेयरमैन ISRO इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनियां हैं या फिर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों को ग्रास रूट के साथ काम करना है, तभी जाके ग्रास रूट के रियल एप्लीकेशंस निकल के आएंगे और तब जाके इसरो जैसी संस्थाएं या और बाकी कंपनियां उनके यूज के मुताबिक अपने सैटेलाइट्स डिजाइन कर पाएंगे. अभी एक उल्टी गंगा बह रही है कि टेक्नोलॉजी पहले डेवलप्ड है, कुछ सैटेलाइट लॉन्च्ड है और उस लॉन्च्ड सैटेलाइट्स की कैपेबिलिटी का तोड़ मरोड़ के हम लोग इस्तेमाल यहां पे करवा रहे हैं. अगर रियल प्रॉब्लम जो आप सब लोग हैं, जो आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो आप सब लोग फेस कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज के साथ बात करना प्रॉपरली शुरू हो जाएगा, तब जाके आपके नीड्स के अनुसार सैटेलाइट्स बनेंगी, तब जाके आपके नीड्स के अनुसार डेटा बनेगा और वो पूरा इकोसिस्टम आपके हिसाब से बनेगा और तब जाके रियल एम्पावरमेंट टेक्नोलॉजिकली विल बी पॉसिबल. एनीवे, मेरा काम बहुत इजी हो गया था मेरे पहले के 2 स्पीकर से, बट एक कहना चाहता हूं, डिसीजंस जो भी हमें लेने हैं वो हमें फास्ट लेने हैं. हमें डेली डिसीजंस जो भी हमें प्लान करके लेने हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट लेने हैं और फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा और डेटा की एनालिसिस. हमें कोई दिशा भूल ना करे, हमें कोई एक्सपर्ट आके ये ना बताए कि ये ऐसा करो वैसा करो, जब वो पॉसिबल ही नहीं है और उसमें हमारा फाइनेंशियल लॉस हो, टाइम लॉस हो. इससे बचने के लिए एटलीस्ट we'll have to come to that technological advancement ourselves. So जो decisions लेने हैं वो data based decisions लेने हैं. एक छोटी बात कहता हूं और मैं अपना खत्म करूंगा इन सेइंग दैट भारत सरकार आज के दिन में बहुत सारी पॉलिसीज पे, टेक्नोलॉजी पॉलिसीज पे एक्सटेंसिवली काम कर रही हैं, बट वो टेक्नोलॉजी पॉलिसीज जैसे हमारे स्पेस सेक्टर में अभी स्पेस पॉलिसी 2023 लॉन्च हुई, जियो स्पेशल पॉलिसी 2023 लॉन्च हुई, इन सारे पॉलिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट और सेंट्रल थीम ये है कि टेक्नोलॉजी नीड्स टू गो टू द ग्रास रूट एंड द प्रेशर, the technology pressure, the requirement pressure is to be created from the grassroots. Only then the technology will have the correct decision of going in the proper direction. देखिए ये सारी टेक्नोलॉजीज जैसे सैटेलाइट्स हो गई, रिमोट सेंसिंग हो गया, GIS हो गया, ड्रोन्स हो गए या AI हो गया, ये सारे वेस्टर्न डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज हैं. दीज वर नॉट डेवलप्ड इन इंडिया. इनकी पहल इंडिया में नहीं हुई थी, भारत में इनकी पहल नहीं हुई थी. तो इससे एक लिमिटेशन हो जाती है कि उनके जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से ये टेक्नोलॉजी बनी है और वैसे के वैसे अगर हम यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो वो डायरेक्टली नहीं बैठेंगी. हमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि टेक्नोलॉजी का भारत के हिसाब से एडेप्टेशन होने के लिए भारतीय यूजर को उतना एनेबल्ड होना पड़ेगा, तब जाके टेक्नोलॉजीज विल बी मॉडिफाइड, एडेप्टेड एंड फिट फॉर द इंडियन इकोसिस्टम, द भारतीय इकोसिस्टम. ये एक ज्ञान यज्ञ है, इन माय ओपिनियन ये एक ज्ञान यज्ञ है और ये एफर्ट्स की, सिर्फ एफर्ट्स की आहुति मांगता है. इट विल टेक टाइम बट इट विल टेक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट फॉर गेटिंग वेयर भारत इज एक्सपेक्टेड टू रीच. फिर से एक बार मुझे यहाँ पे 2 शब्द रखने के लिए आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आज खड़ा हुआ. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद. माँ, बहन, पत्नी हर किरदार बखूबी निभाती हो. हे नारी, तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो, तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो. लोग कहते हैं कि तुमसे बाहर के काम कहाँ होंगे, लोग कहते हैं कि तुमसे बाहर के काम कहाँ होंगे, घर में ही रहो, घर जैसे आराम कहाँ होंगे. तुम हंसती हो जमाने पर, तुम हंसती हो जमाने पर और समाज को आईना बदल कर दिखलाती हो. हे नारी, तुम कुछ भी कर जाती हो. हे नारी, तुम कुछ भी कर जाती हो. तो इसी के साथ 3 सत्रों पर तमाम विशेषज्ञों ने अपनी बातचीत रखी और आपके जहन में कई सवाल भी थे. तो मैं अनुरोध करूंगी चेयरपर्सन NCW रेखा शर्मा जी से कि बहुत सारी महिला रिप्रेजेंटेटिव्स के कई सवाल हैं. आप में से कुछ लोग बीच में कुछ सवाल पूछना चाहते थे. आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी सीट पर अपना सवाल पूछ सकते हैं
और मैम आपके सवालों के जवाब देंगी। जिससे पहले कि सवाल शुरू हो, मैं फिर सभी सब्जेक्ट्स पे, सभी टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा छूना चाहूँगी। आप सुबह से ये सत्र ऑन है, सब बहुत सारे वक्ताओं को सुन चुके हैं, लेकिन मैं कुछ अपनी बात रखना चाहूँगी राष्ट्र महिला आयोग की आँखों से। किस प्रकार हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और यही नहीं, बाकी कार्यक्रम क्या क्या हम कर रहे हैं और आप किस तरह से राष्ट्र महिला आयोग से सहयोग ले सकते हैं। मैं सबसे पहले ICPS का धन्यवाद करना चाहूँगी, आपके ऑफिशियल्स का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के कारण आप यहाँ पर बैठे हैं। हम ये प्रोग्राम और कहीं तो कर सकते थे, लेकिन हम इस ऐतिहासिक जगह पर नहीं आ सकते थे अगर ICPS का सहयोग हमारे साथ नहीं होता। और इस कार्यक्रम का जो मुझे लगता है जो चमक है वो इसी स्थान पर बैठ के उतनी आ सकती है। बाहर आप हम किसी भी हॉल पे ले जा सकते, किसी 5 स्टार होटल में ले जाते, आपको ये चमक नहीं आती इस कार्यक्रम की। तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने सुबह से जेंडर पे बहुत सारी बातें सुनी, जेंडर इक्वालिटी की बात करी, लेकिन मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने सबने नारी को या तो माँ, या तो बहन, पत्नी, ये सब से जोड़ा, लेकिन उसकी इंडिविजुअलिटी से बात नहीं करी। अगर मैं माँ नहीं हूँ, अगर मैं पत्नी नहीं हूँ, अगर मैं बहन नहीं हूँ और अगर मैं किसी भी संबंध में नहीं हूँ, तो क्या मैं नारी नहीं? या मैं उतनी ही मजबूती से क्या काम नहीं कर सकती अगर मैं माँ नहीं हूँ? अगर हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है मेरी पहचान पहले मेरे नाम से होनी चाहिए, मेरी पहचान मेरे काम से होनी चाहिए। मैं किसी की पत्नी हूँ या मैं किसी की माँ हूँ, उससे नहीं होनी चाहिए। और हमने इसको बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है, नारी के बहुत सारे रूपों को हमने ग्लोरीफाई कर दिया है और कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं कि मैं क्या हूँ। आज मुझे आप सबको ये याद कराना है कि आप क्या है, क्योंकि हमने जब ये कार्यक्रम किया और हमें बहुत सारी मुश्किलें आई और आज भी देखा गया कि कुछ महिलाएं इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके पति नहीं आ रहे थे और वो बस से वापस चली गई कि हमारे पति नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे। तो अगर हम पंचायत से पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो व्यक्ति जो अभी भी हाथ पकड़कर चलना चाहता है वो पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंच सकता है या उसके लायक भी है। हम उन्हीं महिलाओं को लाना चाहते हैं जो एकला चलो, अकेला चलना सीखती हों और अपने पीछे लोगों को चलाना सीखती हों। वही महिला आए जो अपने जैसी और लीडर तैयार करे। लीडरशिप की क्वालिटी सबसे बड़ी ये होती है कि आप अपने जैसा और लीडर तैयार करें। आप केवल लीडर बन के अकेला ना चलें, आपके पीछे लोग होने चाहिए और आप जो पीछे हैं उनको हाथ पकड़कर चलाना सिखाएं। महिलाओं में कहीं ना कहीं ये कमी है कि एक महिला ऊपर चली जाती है तो सोचती है नीचे वाली महिलाओं को हम नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अगर वो आगे आ गई तो सीट जो ऊपर है वो खाली मेरे लिए नहीं रह जाएगी। लेकिन आप क्या सोचती हैं, अगर हम दूसरी महिलाओं का हाथ नहीं पकड़ेंगी तो और कैसे आगे बढ़ेंगी? अगर मैं नहीं चाहूंगी कि आप पार्लियामेंट में आए तो बाकी महिलाओं को कैसे स्थान मिलेगा? आज जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ गया है तो हम महिलाओं का साथ नहीं देंगी तो उस बिल का क्या होगा? अगर हम वोट ही महिलाओं के लिए नहीं करेंगी, और पिछले कुछ इलेक्शंस में अगर आपने देखा होगा, महिलाओं ने सरकारें बदलने का काम किया है। महिलाओं ने वोट डालकर सरकारें बदली हैं, सरकारें बनाई हैं। आज आपका वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल मैं ये नहीं चाहती कि महिलाएं सिर्फ वोट दें, महिलाएं वोट लें भी, इसके भी हकदार आप बने। आप उस लायक बने कि आप असेंबली में खड़े हो सके। ये जो 33% है, हम इसको 50% पे, हमारी पॉपुलेशन 50% है, हम क्यों ना 50% तक मांग करें, लेकिन उसके लिए पहले 33% लायक भी हमें बनना है। हमें हमने कुछ 80 महिलाएं थी जो असेंबली में थी, डिफरेंट असेंबली में थी, MLAs थी। उनकी ट्रेनिंग, हमने 3 ट्रेनिंग्स करी उनके साथ, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जब पहले दिन उनको पूछा गया कि आप
एमएलए क्यों बनी, तो अधिकतर ने कहा कि मेरे पति थे पार्लियामेंट में, या मेरे ससुर थे, या मेरे पति थे, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आई। आज मुझे ये सब स्पीच मैंने तैयार नहीं की थी, मैंने बहुत अच्छी स्पीच वैसे शब्दों में की थी, लेकिन मुझे लगा आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं आपसे कहूं कि आप अकेले किसी के कारण ना आए, आप अपने कारण आए। जब आप अपने कारण आएंगे तो आप सीखेंगे भी, और हमें जरूरी है ऐसी महिलाओं की जो अपने कारण आएंगी तो सीखेंगी और देश को बदलाव लाएंगी। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को महिला लेड एम्पावरमेंट की, नाउ विमेन लेड एम्पावरमेंट की जरूरत है, तो वो वैसी ही महिलाएं बनेंगी जो अपने साथ लोगों को लेके आएंगी, ना किसी के साथ आएंगी। ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ में कुछ आपको राष्ट्र महिला आयोग के कार्यक्रमों की बात बताऊंगी। राष्ट्र महिला आयोग जब ये बना था तो ये देखा गया था कि ये महिलाओं को एम्पावर करे, इनके लिए पॉलिसीज बनाए, इनके लिए जो कानून में बदलाव ला सकते हैं वो बदलाव लाएं। हमारे देश में इक्वालिटी हमेशा से है, ऐसे बहुत कम देश हैं जहां देश का संविधान बनते ही इक्वालिटी मिली हो। कई ऐसे वेस्टर्न वर्ल्ड में जिनको हम बड़ा लुकअप करते हैं, बड़ा ऊपर देखते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में 1960 के बाद ऐसे विमेन को इलेक्शन में वोट डालने का राइट मिला है। हमारे देश में जैसे ही संविधान बना वैसे ही इक्वालिटी का राइट था, हमेशा से राइट था, लेकिन उस इक्वालिटी को हमने यूज नहीं किया। कहीं ना कहीं समाज में बदलाव लाने की जो जरूरत है वो नहीं आया। इसीलिए राष्ट्र महिला आयोग आज सबसे बड़ा जो काम कर रहा है, विचारों को, सोच को बदलने की बात कर रहा है, और वो सोच तभी बदलते हैं जब हम ऐसे रूबरू होकर बात करते हैं। और सबसे बड़ा आज जो हम बदलाव देख रहे हैं लोगों में, वो सोच में बदला जा रहा है, और मुझे लगता है धीरे धीरे देश में भी बदलाव आएगा जब हम सब एक दूसरे की सोच में वैसी सोच, इक्वालिटी की सोच लाएंगे। अगर हम अभी जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे थे, घर में बेटी पैदा ही नहीं होने देंगे, पैदा होगी तो उसको पढ़ने नहीं देंगे, पढ़ने देंगे तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे। नमस्कार मनोज जी, हमारे बीच में हमारे सांसद मनोज जी आए हैं, उनका हृदय से स्वागत करती हूं। मनोज जी, मैं आपकी जेंडर इक्वालिटी की ही आपने जो बात रखनी थी मैं ही रख रही हूं, तो आप उसको आगे बढ़ाइएगा। यदि आप महिला बच्ची पैदा होने से पहले उसको कोख में मारते हैं और उसे पैदा नहीं होने देते तो वो जेंडर इक्वालिटी नहीं। अगर आप उसको पढ़ने नहीं देते, आपके यहाँ बेटा है, बेटी है, लेकिन बेटे को आप अच्छे स्कूल में भेजते हो और बेटी को अच्छे स्कूल में नहीं भेजते हो, वो इक्वालिटी नहीं। खाने के लिए माँ ही लड़के को अच्छा देती है और लड़की को नहीं, ये माँ ही कर रही है, कोई आदमी नहीं कर रहा। तो जेंडर इक्वालिटी हम महिलाओं में भी आने की जरूरत है, सिर्फ पुरुषों में नहीं। आप जो बैठे हैं आज, अगर आप यहां से प्रण लेके जाएं कि हम अपनी बेटियों को इक्वल राइट देंगे, उसमें राइट में आप उनको अपॉर्चुनिटी भी देंगे काम करने की, पढ़ने की, अपने डिसीजंस लेने की। सबसे बड़ी जरूरत है महिलाओं को, मेरा डिसीजन मैं खुद लूं, मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे किससे शादी करनी है या नहीं करनी है, ये डिसीजन आप अपनी लड़कियों पे अगर छोड़ेंगे तो मुझे लगता है वो जेंडर इक्वालिटी है, और उसको आने में अभी समय लगेगा। इसलिए हमें सबको ये काम करना है जो राष्ट्र महिला आयोग कर रही है। हम आज महिलाओं को इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे वो अपने बिजनेस शुरू कर सकती हैं। ये हमने जगह जगह IIM के साथ ये ट्रेनिंग्स दी है कि वो अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकती हैं। वो हमने जगह जगह कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके इसकी बात रखी है और कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ ट्रेनिंग रखी है। ये हमारा काम नहीं था, और कई लोग कहते हैं कि आपके एक्ट में नहीं है तो आप क्यों करते हो, लेकिन एक्ट से बाहर, हमारे काम से बाहर काम करेंगे तभी हम, मुझे लगता है, हम देश को उस ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं जिस ऊंचाई का सपना हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, दिखाया है हम सबको। हमने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, लीगल अवेयरनेस, महिलाओं को अपने राइट्स का नहीं पता होता, तो हमारे क्या राइट्स हैं वो हमने बताने की कोशिश की है। हमने
एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर उनके लीगल राइट क्या है वो बताने की कोशिश की है। और जब तक आपको अपने लीगल राइट नहीं पता होंगे आप कैसे लड़ पाएंगी। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, आप घरेलू हिंसा जिसको कहते हैं, घरेलू हिंसा होती है लेकिन हम क्यों चुपचाप सहते हैं? क्योंकि हमें राइट नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, आप जाकर पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। ये सारे एक्ट जो है हम बताते हैं महिलाओं को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। ऐसे ही अनेकों कार्यक्रम हैं जो हम चला रहे हैं। मैं इतना समय नहीं ले सकती क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं और आने वाले समय में हम और कुछ नए कार्यक्रम, हमने अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट में जाके सेफ्टी ऑडिट किया कि कितने सेफ है, सिटीज कितने सेफ हैं, उसका रिजल्ट भी हम जल्दी रखने जा रहे हैं। हमने एक स्कीम बनाई है अभी जिसकी हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस से जो विक्टिम हैं उसको हम रिहैबिलिटेट कैसे करें, उसको दोबारा पांव पे कैसे खड़ा करें। हमने अपने शिकायतों के साथ साथ बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम किए हैं जो आपको नीचे रूट लेवल पर मिलेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। इसके साथ क्योंकि मनोज जी आए हैं और उनको भी समय में हम देंगे बात करने का, अगर उनके बोलने के बाद आपके कोई क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी 10-1 महिलाएं मेरे से क्वेश्चन करें मेरे काम के बारे में, राष्ट्र महिला के आयोग के बारे में, तो मैं उसका जवाब दूंगी। मेरे ख्याल से मनोज जी आप बात करेंगे। धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। बहुत खूब कहा है किसी ने, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हम सबकी प्रेरणा हैं। लेकिन एक चीज और भी है जो यहाँ पर जो आप सभी के सामने हुआ, इससे एक चीज तो साबित हुई। उन्होंने वहां पर खड़े होकर एक बात कही कि एक नारी अकेली जाती है लेकिन उसे दूसरी नारी को आगे लाना है। आज अगर किसी का पैर हल्का सा मुड़ जाता है और वो संभल नहीं पाती, तो आज 500 नारियां उठने को तैयार थी सिर्फ उन्हें उठाने के लिए कि हम आगे आएंगी और संभाल लेंगी। यही है असली नारी शक्ति और इसका प्रमाण आज साफ दिख गया। किसी ने बहुत खूब कहा है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो गौर फरमाइएगा, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे सांसद, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी। आपसे मेरा सादर अनुरोध, आपकी करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत और आपसे सादर अनुरोध, कृपया जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस पर अपनी बात रखें। Thank you very much, Honorable रेखा शर्मा मैम। आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में सबसे पहले तो यहाँ पे इनवाइट किया और ऊपर से हमें अपनी तरफ से कुछ कहने का मौका दिया। जब मैं आप सबसे बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे भारत देश से बात कर रहा हूं। कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई और
आदरणीय रेखा दी ने मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया और मैं बहुत दूर से इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहा हूं। मैं पिछले मेरे 26 घंटे बनारस, पटना, बेतिया, गोरखपुर, संतनगर, लखनऊ और वहाँ से और फॉग के बीच मुझे लगभग 700 से 800 किलोमीटर बाय रोड यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहता था। हाँ, हम जिस सभागार में बैठे हैं, इस सभागार में मुझे भी पिछले लगभग 10 वर्ष होने जा रहे हैं जब मुझे यहाँ बैठने का अधिकार मिला है। और ये सेंट्रल हॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा संविधान जहाँ आप सब बैठे हैं, यहीं बैठ करके हमारे देश का संविधान लिखा गया। और अक्सर जब हम यहाँ मीटिंग होती है, कभी महामहिम राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं, जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट मीटिंग पार्लियामेंट की, तो इन्हीं कुर्सियों पे, इन्हीं स्थान पे देश के प्रधानमंत्री जी भी बैठते हैं, सारे मंत्रीगण बैठते हैं, सांसदगण बैठते हैं। और इतना सुंदर लग रहा है कि देश भर के पंचायतों से जुड़े हुए लोग आज यहाँ इनवाइट किए गए हैं। ये बहुत बड़ा प्रयास है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय महिला आयोग को, क्योंकि यहाँ आने के लिए ही कितने लोग न जाने जिंदगी में कितनी कोशिशें करते हैं। फिर वो कभी जब पूर्व सांसद हो जाते हैं, पूर्व विधायक हो जाते हैं, तो उनको, पूर्व विधायक को भी कभी कभी यहाँ का परमिशन मिलता है, एक पास बनता है, मगर पूर्व सांसद होने के नाते भी यहाँ लोग आते हैं। बहुत ऐसे पुराने लोग हैं जिनसे मिलने हम लोग यहाँ बैठे आते थे। हाँ, पिछले कुछ दिनों से जो यहाँ पीछे लोकसभा होती थी, अभी भी वो हॉल है, और इधर राज्यसभा, अब वो नई संसद यहाँ से जब निकलते हैं तो ठीक सामने, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ बैठते हैं। हम पंचायती राज व्यवस्था को जानते हैं और ये भी हमारा विश्वास है कि देश में अगर कुछ बदलाव सही मायने में ला सकते हैं, जो ऊपर से देश की सरकारें बनाती हैं या कोई नियम नीति बन के जाता है, तो उसका सही मायने में पालना तभी हो सकता है जब यहां बैठी हुई शक्ति उसको सही मायने में उतार दे। विषय बहुत बड़ा है, जेंडर इक्वालिटी बहुत बड़ा विषय है। और मैं दो बेटियों का पिता हूं। इस नाते मैं इस विषय को और भी समझ सकता हूं। हम 4 भाइयों में हमारी एक बहन, तो जब जेंडर इक्वालिटी की बात होती है तो हम सबसे पहले अपने घर से सोचना शुरू करते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही रेखा दी कि ये सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत तो यही हो सकती है, क्योंकि हर बेटी एक दिन बहू बनती है, फिर मां बनती है, दादी बनती है, नानी बनती है, और फिर भी ये मुद्दा बहुत दिनों से चला आ रहा है। जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका तो इतना आग्रह है इस विषय पर कि हमें याद है कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक कानून बनाया। उस कानून को
पॉक्सो कानून के नाम से जाना जाता है। इसी देश में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं, हम ऐसी घटनाएं कि जिसको हमको सुनने में दिक्कत होती है, और वो होती रही और उनके लिए कोई कड़ा कानून नहीं बना, तब फिर कई लोग इस जेंडर इक्वलिटी में बाधाएं महसूस करते थे। मैं कई बार सोचता हूं कि जब बेटी पैदा होती है तो लोग क्यों थोड़ी सी परेशानी में आने लगते थे। आज स्थिति थोड़ी सुधरी है, मगर बिल्कुल वो समाप्त हो गई हो फीलिंग ऐसा नहीं है, अभी बहुत कार्य करने हैं। तो मैं फिर बहुत विचार करने लगता हूं कि क्या क्या इसमें क्या क्या दिक्कतें आई, और अब बेटियों के पिता के रूप में तो और भी समझ में आता है, और भी दिमाग चलता है क्या क्या हो तो हमें जिस बेटी का पिता, बेटी की माँ उस प्रॉब्लम से अपने को दूर कर ले तो फिर तो सब समान हो जाएगा। मैं इस पूरी समस्या का एक अंग पकड़ रहा हूं, मैं नहीं कहता कि यही संपूर्ण है। तो मैं बहुत बार सोचते रहता हूं। आप सबको पता नहीं मालूम होगा, मैं सिंगर भी हूं। मैं सबसे पहले तो मैं सिंगर हूं, मैं गाना गाता हूं, और अभी तक मैं 5060 गाना गा चुका हूं, 5060। और मैं बाद में फिल्म भी करने लगा, तो मैंने लगभग 98 फिल्म्स की एज लीड रोल में, हीरो के रूप में। और उसके बाद में संसद में आया हूं। हो सकता है संसद में आने में मेरी वो कला ने थोड़ा सा मेरा हेल्प किया। और हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, ओम बिरला जी, ये जो व्यवस्था आपको मिली है इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वो इतने इसमें खुले दिल से काम करते हैं, वो बार बार चाहते हैं कि देश के विविध हिस्सों से लोग यहां आए और बड़ी बड़ी समस्याओं पे बात करें। तो मैं आप सबसे, अब मैं कितना आपको बोल सकता हूं, ऐसा नहीं कि आप हमसे कम सोचते हैं, आप हमसे ज्यादा सोचते हैं, आप हमसे ज्यादा चिंतित भी होते हैं, लेकिन हम लक्ष्य के तरफ चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 2-3 कानून हमने बनाए हैं संसद में जो आप सबको ध्यान हो। सबसे पहला कानून तो बेटियों को कैसे सशक्त करें, बेटियों को कैसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले, इसके बड़े सख्त कानून बने हैं। और उसमें चुनौती क्या है कि जो पुरानी सोच चुनौती है, वो पुरानी सोच आ जाती है कि नहीं बेटी तो विदा होके चली जाएगी दूसरे घर में, तो फिर कैसे, तो ऐसे, तो ऐसे, बहुत सारी चीजें। इसका निदान हमें निकालना है। सख्त कानून बना देने से ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता है, उस सोच को सही मायने में जमीन पर उतार दें, तभी वो पूर्ण होगा। ये हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं, सभी से चाहते हैं। और इसलिए आप सब ने देखा होगा, अभी पीछे हम लोगों ने बहुत सारे कानून को नया किया है, और लगभग 2500 कानून तो किसी काम का नहीं था, उसको हमने हटा दिया। कई ऐसे कानून थे सिर्फ बाधा बनते थे, तो लगभग 2500 कानून हम लोगों ने निरस्त कर दिया, उसको हटा दिया बिल्कुल, संवैधानिक संशोधन करके। और अभी तो इतना बड़ा कानून बना है, अभी आप लोग भी कभी कभी सुनते होंगे, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, उसका नाम ही था दंड संहिता। नाम किसने रखा था? नाम यहां जो संविधान सभा का मीटिंग हुआ, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो पूरी सभा के सब लोग बैठे, उन्होंने नहीं बनाया उसको, वो तो अंग्रेज लोग बना के गए। उसका नाम ही था दंड संहिता। मेरी माय डियर सिस्टर्स,
आप सोचो उसका नाम क्या था, दंड संहिता। वो दंड देने के लिए तो न्याय कहां गया? पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी एक बिल लेकर आए। पहले तो उसको हमने किया, ये दंड संहिता नहीं है, भारतीय न्याय संहिता है। जस्टिस होना चाहिए लोगों के साथ। अब उसमें जस्टिस कैसे होगी? उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। कई केसेस में, बेटियों के केस में, महिलाओं के केस में पता चले कि केस चलने लगा तो 20-20 साल तक केस चल रहा है, 40-40 साल तक केस चल रहा है। तो जब 40 साल केस चलना और फैसला ना होना दोनों बराबर है, तो ऐसी स्थिति में आपको जान करके इतना अच्छा लगेगा, हमने निश्चित समय के अंदर निर्णय होना चाहिए, 6 महीना के अंदर, 30 दिन के अंदर हमारे आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि मेहमान माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, साथ ही लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आप माननीय विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक हमारे तरफ से भी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, तालियों से हम लोग अपने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का। अभी मैं जिनकी चर्चा कर रहा था आप सबके बीच में कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला सर इस हॉल में देश के विविध क्षेत्रों के लोग आए, ये इनका एक बहुत बड़ा ड्रीम था जो पूरा हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि जब महिला आरक्षण 33% संसद से पास हो गया, उसी समय पूरे देश भर की पंचायत की बहनें आई हैं। ये डबल खुशी की बात है, इसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं अपनी बात को अब समाप्त करने जा रहा हूं। हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि कानून बहुत अच्छे बने हैं, ऐसे कानून हैं जो महिलाओं को चाहे उनके प्रॉपर्टी के लिए, पैतृक संपत्ति में, या फिर उनके साथ कोई अपराध हो तो उसमें कम निश्चित समय में न्याय हो। इसके मामले में ये सारे कानून बहुत मजबूत बने हैं। लेकिन मेरी बहनें, आप सब जब यहां पे आई हैं तो ये हमारी NCW चीफ रेखा शर्मा जी का भी उद्देश्य यही है कि उन सारे कानून को जमीन पर कैसे लागू किया जाए और इसके लिए कैसे लोगों में आपस में प्रेरणा जगे कि नहीं ये जरूरी है। कई बार हमको दुख होता है कि माताएं स्वयं उस अधिकार को नहीं देने देते अपने बच्चों को, बेटियों को। कई ऐसे केस आए हैं। तो आइए हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे लोकसभा स्पीकर सर जिस तरह से कानून पास कराते हैं, उसकी जो आप लोग गति देखिएगा तो उसमें आपको बहुत खुशी होगा। उसको जमीन पर उतारने के लिए हम सब काम करें। मैं यही प्रार्थना करूंगा और मैं भी शपथ लूंगा कि मैं अपने परिवार से शुरुआत करूंगा ताकि हमारे देश की जेंडर इक्वलिटी को बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंचाएं। और इन्हीं भावनाओं के साथ मुझे यहां आमंत्रित किया गया। मैं बहुत धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एक बार पुनः स्वागत करती हूं, अभिनंदन